अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये वाला पार्ट पढ़ा था, बाढ़ का बेटा। हमने ये पूरा कर लिया था। अब आज हम इसके प्रश्न उत्तर और मौखिक प्रश्न और जो भी आपके पुस्तक में अभ्यास कार्य है वो हम लोग करेंगे। तो हमने इस कहानी में पढ़ा था कि ये सुकिया और बिसेसर की कहानी है, जो कि एक गांव में रहते हैं और वहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है और उस बाढ़ के आने से गांव वालों का बहुत ही भारी नुकसान होता है। ये बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है जो गांव में बहुत सारी चिकनी मिट्टी छोड़ जाती है और बाढ़ के बाद लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये कहानी पढ़ी थी और देखा था कि बिसेसर किस प्रकार से बिना डरे, बिना परेशान हुए, बिना किसी की सहायता और मदद के खुद अपने परिश्रम से अपनी कठिनाई को दूर करता है और वो गांव में आने वाली रिलीफ से, यानी गांव में दी जाने वाली सहायता से भी कुछ भी ना लेकर खुद अपने हाथों द्वारा किए गए परिश्रम से अपनी परेशानी दूर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोगों के द्वारा दी गई भीख से व्यक्ति लंबे समय तक प्रसन्न नहीं रह सकता। ठीक है, तो आज हम इसके आगे का काम करेंगे। हम मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि पहला मौखिक प्रश्न है, बिसेसर को किसकी याद आ रही थी? तो हमने पढ़ा था कि जब बिसेसर बैठा हुआ जाल तैयार कर रहा था तो जाल का तैयार करते समय उसे अपने दादा प्रयाग साहनी की याद आ रही थी और उनके द्वारा कही गई बातों को वो याद कर रहा था। तो इसका उत्तर होगा कि बिसेसर को अपने दादा प्रयाग साहनी की याद आ रही थी। बिसेसर बचपन से ही क्या देखता आया था? तो बहुत ही सरल उत्तर है इसका, बाढ़। बिसेसर बचपन से ही बाढ़ देखता आया था। प्रत्येक वर्ष बाढ़ खेतों में कैसी मिट्टी छोड़ जाती थी? तो ये हमने पाठ में पीछे पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ खेतों में मक्खन जैसी चिकनी और सोने के रंग वाली मिट्टी छोड़ जाती थी। मक्खन जैसी चिकनी और सोने के रंग वाली मिट्टी छोड़ जाती थी। लोगों ने बाढ़ आने पर किसकी शरण ली? तो लोगों ने बाढ़ आने पर गांव की ऊंची ज़मीन पर शरण ली। गांव की ऊंची ज़मीन पर शरण ली। सुकिया ने अपने ऊपर जाते हुए हवाई जहाज़ को देखने के लिए किससे कहा? तो सुकिया ने किससे कहा था? वो बिसेसर के साथ खेत में काम कर रही थी, तो उसने किससे कहा? बिसेसर से। सुकिया ने ऊपर जाते हुए हवाई जहाज़ को देखने के लिए बिसेसर से कहा। ठीक है, तो ये मौखिक उत्तर हैं, इन्हें आप अपनी पुस्तक में ही कर लीजिएगा। चलिए एक बार शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। तागा अर्थात सूत, जानते हैं ना, तागे को सूत से कपड़ा बनता है, वही है ये। तागा का अर्थ होगा सूत। गुर यानी गुण, काम करने का अच्छा तरीक़ा, उसी का कहते हैं गुर। किसी भी काम को करने का जो एक अच्छा तरीक़ा होता है वो कहलाता है गुर, यानी कि अच्छी युक्ति। ओज मतलब आवेश और शक्ति मतलब बहुत तेज़ होना, बहुत ज़्यादा शक्तिवान होना। ठीक, तो ओज का अर्थ है आवेश और शक्ति। मांगी, नाव का वह सिरा जहाँ बैठकर नाविक नाव चलाता है। मांगी किसे कहते हैं? जिस स्थान पर नाव के जिस जगह पर नाव चलाने वाला बैठता है उसे कहते हैं मांगी, और नाव चलाने वाले को नाविक बोलते हैं। गोरू कहते हैं जानवरों को मवेशी भी कहा जाता है। तो गोरू अर्थात जानवर और मवेशी। फिर है आर्तनाद, यानी दुख भरी आवाज़। आर्तनाद क्या है?
दुख भरी आवाज़। दुर्गत, ये मैंने आपको पार्ट में भी बताया था, बुरी दशा या फिर बुरी हालत क्या कहलाते हैं? दुर्गत। ढू, ढू का अर्थ है किसी भी वस्तु का ढेर, मतलब किसी चीज़ का, कोई चीज़ बहुत सारी इकट्ठा हो जाए, किसी चीज़ का ढेर लग जाए तो उसे कहते हैं ढूह। ढूह अर्थात किसी वस्तु का ढेर। दुरुस्त, ये तो हम सब जानते हैं, दुरुस्त का अर्थ होता है ठीक। रिलीफ, सहायता। सूद यानी ब्याज। इंटरेस्ट जानते हैं, जो इंटरेस्ट लगता है पैसे पर, उसे कहते हैं सूद, और सूद का अर्थ होता है ब्याज। ठीक है, तो ये शब्द थे, इन्हें आप कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये पाठ बोध है, लिखित प्रश्न, जिसे कि हम कॉपी में करते हैं। ये मैं आपको अगली कक्षा में करके दूंगी, तो आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। आइए हम नीचे देखते हैं। आज हम पुस्तक में दी हुई पुस्तक में दिए हुए अभ्यास कार्य को करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त मतलब खाली और स्थान मतलब जगह, तो खाली जगह, पूर्ति मतलब पूरा करना, भरना। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने डैश को क्या क्या नहीं सिखलाया, सिखला दिया, शायद, हाँ, सिखला दिया। ठीक है, तो हम जब पाठ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो उसके दादाजी थे वो बैठा हुआ सोच रहा था, अपने दादाजी को याद कर रहा था, और यादों में जब वो खोया हुआ था तो हमने उस समय पढ़ते हुए ये देखा कि उसके दादाजी उसे खेल खेल में जाल बनाना सिखाते हैं, मछली पकड़ना सिखाते हैं। तो यहाँ पर वही पंक्ति दी हुई है कि और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या नहीं सिखला दिया। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, अगला देखिए। जब डैश यानी जब बाढ़ अपने ओज पर होती है, यानी जब बाढ़ बहुत शक्तिवान होती, बहुत तेज़ होती है। जब बाढ़ अपने ओज पर होती थी, वे विशेषर को नाव पर बिठाकर तालाब की ओर चल पड़ते थे। कौन? विशेषर के दादा प्रयाग साहनी क्या करते थे? जब बाढ़ बहुत तेज़ होती थी तो वो उसे नाव पर बिठा कर ले जाते थे, ताकि वो बिना डरे कठिनाइयों से लड़ना सीखे। क्यों ले जाते थे? ताकि वो भी परेशानियों से लड़ना सीखे। तो जब बाढ़ अपने ओज पर होती थी, वे विशेषर को नाव पर बिठाकर तालाब की ओर चल पड़ते थे। बेटे बाढ़ से मत घबराना, डैश खुश होते हैं तो डैश देते हैं। बेटे बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। ठीक है, फिर अगला है आखिरी। वह उसी डैश और तल्लीनता से डैश रोकता रहा। वह उसी लगन और तल्लीनता से धान रोपता रहा। ठीक है, तो पहले वाले में विशेषण और सिखला आएगा, दूसरे में बाढ़ और नाव आएगा, तीसरे में भगवान और पानी आएगा, और चौथे में लगन और धान। ठीक है, तो इसे भी आप अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा। इसके बाद हम हमेशा अपठित गद्यांश करते हैं। आइए इसे देख लेते हैं क्या है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाढ़ आती है, ये आपके पाठ से ही होता है, याद रखिएगा हमेशा। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। क्षतिपूर्ति का अर्थ मैंने आपको बताया था, क्षति मतलब जो भी नुकसान हुआ है, और पूर्ति मतलब उसकी भरपाई हो जाएगी। ठीक है, यदि बाढ़ आती है, जाती है, मतलब बाढ़ आए जाए, अगर हमने खेती कर ली तो सारा नुकसान हम वहन कर लेंगे, सारे नुकसान को हम पूरा कर सकते हैं। विशेषर की आंखों में वह दृश्य नाच रहा है जब ये पौधे फसल बनकर लहलहा उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक में छाती भर धान आ जाएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज़ जा रहा था। इधर बाढ़ के आई हवाई जहाज़ों की भरमार हो गई। नेता जा रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं। सभी देखते फिरते हैं कि इस प्रलय कांड से लोगों का बचाव कैसे हो। ठीक है,
यह आपका गद्यांश है और इससे ही संबंधित प्रश्न हैं जिसके उत्तर हमें इस गद्यांश से ही निकालने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है खेती कब करनी चाहिए। तो देखिए पहली लाइन पहली ही पंक्ति में दिया गया है, बाढ़ आती है जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। मतलब क्या कह रहे हैं कि सही समय पर हम क्या करें, हम अपना काम करते रहें। हमें जिस समय पर जो काम करना है वो हम अगर उसी समय पर कर लें तो चाहे कोई भी परेशानी आ जाए हमें उससे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, परिस्थितियाँ जो भी हों, अगर हम अपने समय पर काम करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत फलदायी होता है। तो खेती कब करनी चाहिए, खेती सही समय पर करनी चाहिए। मतलब जब खेती करने का समय हो तब खेती कर लें। फिर है माघ के महीने में खेतों में क्या होगा। तो माघ के महीनों में खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। समुद्र जानते हैं किसे कहते हैं, समुद्र कहते हैं सी को। ठीक है, तो समुद्र से क्या मतलब है यहाँ पर, मतलब कि दूर दूर तक पीली सरसों फैली होगी। तो माघ के महीने में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। फिर अगले पृष्ठ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है नेता और अफसर क्यों आ जा रहे थे। तो नेता और अफसर बाढ़ के प्रलय कांड से लोगों को बचाने के लिए आ जा रहे थे। नेता और अफसर बाढ़ के प्रलय कांड से लोगों को बचाने के लिए आ जा रहे थे। फिर है विशेषर की आंखों में कौन सा दृश्य नाच रहा था। विशेषर की आंखों में फसलों के लहराने का दृश्य नाच रहा था। मतलब विशेषर को इस बात का इंतज़ार था कि कब उसकी फसलें बढ़ेंगी और बढ़कर लहलहाने लगेंगी। तो विशेषर की आंखों में फसलों के लहलहाने का दृश्य नाच रहा था। ठीक है, अब देखिए शब्द बोध की पहली है ये। नीचे दिए गए शब्दों में इये और ता प्रत्यय लगाइए। ठीक है, आप सब जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि प्रत्यय किसी भी शब्द के आखिर में यानी अंत में लगते हैं। तो देखिए राष्ट्र प्लस इये तो राष्ट्रीय, भारत इये भारतीय, प्रांत इये प्रांतीय, केरला इये केरलीय, दर्शन इये दर्शनीय, मानव इये मानवीय, कथन इये कथनीय। ये इये वाले हो गए। अब कौन से हैं, अब ता वाले हैं। आधुनिकता आधुनिकता, विशेषता विशेषता, साक्षरता साक्षरता, मानवता मानवता, सफलता सफलता, वीरता वीरता, कुशलता कुशलता। ठीक है, हमें सिर्फ इनमें ता और ये प्रत्यय लगाकर जोड़कर लिखना है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा अपनी पुस्तक में, आप देख लीजिए सही से एक बार। और जैसे ये यहाँ किया हुआ है इसी तरह से आप अपनी पुस्तक में इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। लिंग आपको पता होगा किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके द्वारा हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो वो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। और लिंग दो तरह के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग होता है और दूसरा क्या होता है, पुल्लिंग। ठीक है, तो जो स्त्रीलिंग होता है, अब स्त्री नाम से ही पता चल रहा है औरतों के लिए होता है, और पुल्लिंग अर्थात पुरुषवाचक। ठीक है, तो देखिए जैसे ये शब्द दिया हुआ है लेखक। लेखक कैसा शब्द है, लेखक किसी राइटर को कहते हैं। तो लेखक एक आदमी को कहा जाएगा, यानी कि पुरुषवाचक शब्द है लेखक, या पुल्लिंग शब्द है लेखक। और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका। यानी अगर कोई औरत, कोई फीमेल राइटर हैं तो उसको क्या कहते हैं, लेखिका। ठीक है, लेखक लेखिका। निर्माता जानते हैं ना, निर्माता यानी डायरेक्टर जो किसी भी चीज़ का निर्माण करता है वो निर्माता होता है। लेकिन अगर वही औरत हो तो क्या होगा, निर्मात्री। क्या होगा इसका,
निर्मात्री। फिर है कवि। कवि आप सब जानते हैं, कवि पोएट को कहते हैं, जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है। लेकिन वही कवि कोई आदमी ना होकर कोई औरत हो तो फिर हम उसे कवि नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे कवयित्री। कवयित्री, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। फिर सखा यानी दोस्त। तो सखा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होगा सखी। ये तो बहुत ही सरल है, आप सब जानते होंगे। चौधरी, चौधराइन, ये हम सब पढ़ते आए हैं, ये भी आपको पता होगा। चौधरी का क्या होगा? चौधराइन। फिर है लाला। लाला कोई आदमी है और इसका स्त्रीवाचक शब्द होगा ललाइन। लाला का ललाइन। बालक, बालिका, ये आप जानते ही हैं। गायक, गायक कहते हैं सिंगर को, और अगर वो कोई आदमी है तो वो गायक होगा, और अगर वहीं पर कोई औरत हो तो उसके लिए क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द गायिका। गायक का गायिका। फिर धोबी, धोबिन, ये हम सब जानते हैं, आदमी, औरत, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये सारे पुरुषवाचक शब्द या पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, ठीक है। तो इसको भी आप अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा। जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं इनको स्त्रीलिंग में बदल लीजिएगा, ठीक है। अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसे भी कर लेते हैं। देखिए, भाषा बोध। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। काल आपने पढ़े होंगे ना, काल यानी टेंस, है ना। तो टेंस ये 3 तरह के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, और भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं भूतकाल में हमें अपने वाक्य लिखने हैं। भूतकाल यानी जो गुजर चुका है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है, मैंने क्रिकेट खेला था। अब खेला था का मतलब क्या है कि ये भूतकाल की क्रिया है, ये पहले हो चुकी है, ये ना अभी हो रही है और ना आगे होगी, ये हो चुकी है। तो हमें इसी तरह से 4 वाक्य बनाने हैं, जिनमें से मैंने 2 बनाए हैं और 2 आप खुद बनाएंगे, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से करना होगा आपको। आपको जिस भी तरह के वाक्य अच्छे लगे आप वैसे बनाइएगा। मुझे जो जैसा भी मुझे समझ में आया मैंने बनाया है, आप देख लीजिए। मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थी। मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थी, ये एक हो गया। दूसरा देखिए, रमेश ने कल यहाँ आने की बात कही थी। रमेश ने कल यहाँ आने की बात कही थी, ठीक है। तो ये दोनों ही वाक्य कैसे हैं? भूतकाल के वाक्य हैं, यानी ये क्रियाएं हो चुकी हैं, ये बात कही जा चुकी है। तो अब आप जो आगे 2 वाक्य बनाएंगे वो भी इसी तरह के बनाएंगे जो भूतकाल को दर्शाएं, ठीक है। और वो 2 वाक्य आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। इसके बाद देख लेते हैं इस पाठ की आखिरी कार्य। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। जैसे आप करते हैं ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी किसी बात को अगर हम लंबा चौड़ा या बढ़ा चढ़ा कर ना कहकर उसे किसी एक शब्द में कह दें तो उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, जिसका कभी नाश ना हो, यानी जो कभी ख़त्म ना हो, समाप्त ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनश्वर। कभी समाप्त ना होने वाला, अनश्वर। जो किसी पक्ष में ना हो, पक्ष कहते हैं कि किसी का साइड लेना, ठीक है, या किसी एक बात के पक्ष में होना, किसी एक बात की तरफ होना कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पक्ष में ना हो उसे कहते हैं निष्पक्ष। क्या कहते हैं? निष्पक्ष। जो किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष। जिसका आचार अच्छा ना हो, आचार मतलब बिहेवियर, व्यवहार, आचार मतलब व्यवहार। तो जिसका आचार अच्छा ना हो, दुराचारी, मतलब जो दूसरों से अच्छी तरह बात ना करता हो तो उसे क्या कहेंगे? दुराचारी।
जिसका कोई आकार ना हो। आकार अर्थात शेप, ठीक है। आकार का मतलब क्या होता है? शेप। आपने पानी देखा है? पानी को देखा है ना? पानी अगर ग्लास में रख दें तो वो ग्लास के आकार का हो जाएगा, अगर उसे हम टब में रख दें तो वो टब के आकार का हो जाएगा, अगर उसे ज़मीन में गिरा दिया जाए तो वो कहीं पर भी फैल जाएगा जाकर के जहाँ उसे रास्ता मिलेगा। तो पानी क्या है? निराकार है। पानी का कोई भी आकार नहीं है। तो जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, ठीक है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। आधार मतलब बेस, मतलब कोई बात ऐसी कही जा रही है जिसके होने की, जिस बात की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई काम ऐसा किया जा रहा है जिस काम के वहाँ किसी स्थान पर उस काम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा कि ये निराधार है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, ठीक है। तो अब आप ये सारा काम अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा और अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। तो ये जितना कुछ मैंने अभी आपको करवाया है, ये वाक्य प्रयोग जो 2 वाक्य हैं वो आप खुद बना लेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए किस तरह से करना है। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और जैसे कि हमने इस पाठ से सीखा है कि चाहे जीवन में परिस्थितियाँ किसी भी तरह की हों, उनमें हमें उन परिस्थितियों में उन परिस्थितियों में घबराना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। और ये नहीं सोचना है कि कोई आए और हमारी मदद करे, बल्कि हम खुद अपने हाथों से, अपनी श्रम से, अपने परिश्रम से अपनी कठिनाई को दूर करके अपने जीवन में सफल हों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम सबको अपने जीवन में इसी तरह से कठिनाइयों का सामना करने वाला बनना चाहिए, और अगर हम ऐसे बनते हैं तो हम अपने जीवन में हमेशा सफल ही होंगे, ठीक है। तो चलिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और अगली कक्षा में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे, लिखित प्रश्न, ठीक है। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए। चलिए, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।